तो लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का आज का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। 3 राज्यों में आज वोटिंग हुई, वोटिंग खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर में काउंटिंग होने के बाद नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो सर, मेरे साथ है अरुण सर, इंडिया.com के एडिटर हैं, और इस पर हम बातचीत करेंगे कि क्या रहेगा इस चुनाव में, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सपा, 3 जो पार्टियां हैं मुख्य रूप से इस चुनाव में बड़ी भागीदार यहाँ पर नजर आई। तो अरुण सर, क्या रहने वाला है आज का चुनाव देख के? आपको क्या लगा कि किस पार्टी को मजबूती मिलेगी लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव के पहले जैसे आपने बताया कि राज्यसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो आज 3 स्टेट हैं उसमें उत्तर प्रदेश की खास मैं बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10 सीटों के लिए 10 सीटों के लिए जो है राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें 7 पे बीजेपी निश्चित थी कि जीतेगी, लेकिन 8वें पे जो है उन्होंने 8वां जो कैंडिडेट खड़ा किया है, वो कैंडिडेट पहले समाजवादी पार्टी के साथ मिस्टर सेठ हुआ करते थे। उसके बाद वो उनको पिछली बार बीजेपी ने टिकट दिया था, राज्यसभा से ही भेजा था। उनकी सीट जो है फंसी हुई थी। उनको जो है जितने रिक्वायर्ड नंबर्स चाहिए थे नहीं मिल पा रहे थे, तो उसकी वजह से लोगों को अंदेशा था कि समाजवादी पार्टी के एमएलए टूटेंगे, और वो हुआ भी। जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही, सुबह ही जो है स्पीकर से जो है मिलने 7 समाजवादी पार्टी के एमएलए चले गए, और ये टूटना जैसा पहले से पूर्व नियोजित था। और वहाँ पर राजभर की पार्टी है बीएसपी, जो उनके जो राजभर साहब हैं उनके नेता, उन्होंने पहले इंडिया, जैसे अभी थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि 12 लोगों ने वोट किया है, क्रॉस वोटिंग की है, तो ये तो और आश्चर्यजनक बात है। पहले 10 की बात, लेकिन करीब करीब जो अभी जो आंकड़ा आ रहा है वो 7 वोट का आ रहा है। लेकिन उन्होंने हलचल इसलिए पैदा कर दी, उन्होंने कहा 12 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, पहले से पूर्व नियोजित था। तो खैर ये तो अभी पता चल जाएगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, जिस तरह से ग्रेटर अलायंस जो इंडिया ब्लॉक अपनी बात कर रहा था, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है मिल रही थी, तो उनके जो इस मेल को जो है एक तरह से देखा जाए तो झटका लगा है। झटका इस तरह से लगा है कि मॉरली देखा जाए वो लोग अपनी पार्टी को मजबूत तरीके से लेके आगे बढ़ रहे थे, और समाजवादी पार्टी के एमएलएज का इस समय टूटना, पहली बात वो एक उनको झटका है। समाजवादी पार्टी के जो रायबरेली से एक एमएलए हैं, उनका टूटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ वो समाजवादी पार्टी के साथ एक धुरी के रूप में थे, और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी का जिस तरह से अलायंस हुआ है कांग्रेस के साथ में, तो समाजवादी पार्टी के साथ में मिल के कांग्रेस अगर लड़ती तो उनकी वो सीट बहुत महत्वपूर्ण थी। वहाँ के प्रमुख बहुत कदावर नेता माने जाते थे। उनका इस राज्यसभा चुनाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाना और बाकी एमएलएज का आ जाना पूरे उस अलायंस के लिए झटका है। और लेकिन सर, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस के लिए ज़्यादा झटका इसलिए है क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे उनकी मजबूत पार्टी है इंडिया अलायंस की। अगर दोनों लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी अगर कमज़ोर होती है तो सीधा इसका असर पड़ता है सीधे इंडिया अलायंस पर, कांग्रेस पर। हाँ, यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये जो अलायंस अभी बना, जिसकी अभी चर्चा होनी ही शुरू हुई थी, चर्चा के साथ ही ये जो राज्यसभा इलेक्शन में 8 एमएलए जो है उनके टूट जाते हैं, अगर वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, तो उस अलायंस, और वो भी महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा कि रायबरेली क्षेत्र से एक एमएलए आते हैं, उनका टूटना बहुत महत्वपूर्ण है, उनका उस तरफ खिसक जाना। खैर ये उत्तर प्रदेश की बात होगी। दूसरी हम लोग और राज्यों की भी, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि 3 या 4 वोट जो है क्रॉस वोटिंग हो सकती है, 3 या 4 वोट जा सकते हैं बीजेपी के खाते में। तो क्या वहाँ पर गणित बनेगा? तो वहाँ पर मुझे ये लगता है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ में कांग्रेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट था हिमाचल में, जो है कांग्रेस की सरकार का आना, उसमें जो इशू चल रहे थे और लोग कह रहे थे कि बीजेपी की जो भीतर घात थी, इंटरनल फ्यूड था, वो सब फैक्टर्स थे। लेकिन अगर आज उनके 3 से 4 एमएलए अगर टूटते हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस के लिए ये भी झटका है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा इलेक्शन के पहले जो है वो अपने एमएलएज को, अपने लीडर्स को जो है मजबूती से अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं, ये एक मैसेज जाता है। और जाहिर सी बात, जो कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश की जा रही है वोटर्स के मन में कि हम एक अल्टरनेटिव अलायंस दे सकते हैं, और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है जहाँ पर 80 लोकसभा सीट्स हैं। तो जो बीजेपी का पहिया है, जो रथ जो आगे चल रहा है, विजय का रथ जो चल रहा है, उसमें अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिल के उस विजय रथ में जो उनकी रिक्विजिट नंबर है, जिनकी उनकी आशा है कि हम 80 में से तकरीबन 75 सीट जीतेंगे, तो अगर ये लोग नहीं चेक कर पाते हैं, जिसकी ज़बरदस्त इन लोगों ने रणनीति बनाई है, तभी ये लोग पास में आए हैं, अगर उसमें एक डेंट लगता है तो जाहिर सी बात है भाई, समाजवादी और इंडिया ब्लॉक के लिए एक सेटबैक होगा ही।
बिल्कुल। तो अभी चुनाव से पहले जयंत चौधरी भी कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्योंकि अखिलेश तो अकेले पड़ गए हैं, हालांकि कांग्रेस का साथ है, लेकिन कांग्रेस कुछ ज़्यादा मजबूत है नहीं उत्तर प्रदेश में। तो क्या कहते हैं कि इंडिया अलायंस कितनी सीटें जीत पाएंगी उत्तर प्रदेश में, क्या अनुमान इस अभी तो बहुत जल्दी है, अभी कुछ ऐसा नहीं कह सकते मैं, लेकिन आपको बताऊं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जिस तरह से उन्होंने अपना राजभर साहब को अपने साथ में लेके बीजेपी ने अपना पूर्वांचल की जो छोटी छोटी कास्ट है उनको मजबूत किया, उनके साथ में अपना दल उनके साथ में है ही है। और वेस्टर्न यूपी में जो तकरीबन 30 MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, तकरीबन जो है 5 से 7 क्रूशल सीट्स हुआ करती थी, या यूं कहें आपकी जो जॉट बोट और जो किसानों की सीट हैं 20+ हो सकती हैं, वो तकरीबन कहा जाता है 20 से 30 के बीच में। तो उसको साधने के लिए आपने देखा होगा किसान मूवमेंट चल रहा है, सभी तरफ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो पिछली बार के आंदोलन में बहुत प्रमुख रोल जिसने अदा किया था, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में किसान उस तरह से आंदोलित नहीं है। उसका शायद एक तो असर है, उन्होंने चरण सिंह को जो है भारत रत्न दे दिया है, और ये जो जयंत चौधरी जिनकी बात की उनको भी अपनी तरफ मिला लिया है। तो ये 2-3 तरह से आप कहें कि जिस तरह से पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अपनाई है बीजेपी ने चुनाव के पहले, अब तो कुछ ही दिन चुनाव का अनाउंसमेंट रह गया है, तो उसके पहले इस तरह की स्ट्रैटेजी राज्यसभा में डेंट देना बिल्कुल ऑपोजिशन को, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे थे सर, कोई भी अगर बिल पास करना हो तो राज्यसभा में ही बीजेपी अटक रही थी, लोकसभा से तो पास हो ही जाता है। तो ये जो 56 सीटें जो इस वक्त अभी चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए लोग, तो इससे अगर बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा सीटें आती तो कितनी मजबूत होगी राज्यसभा में बीजेपी? आप इस तरह से कहिए कि अब बीजेपी के सामने कोई अपोजिशन ही नहीं रह पाएगा एक तरह से देखा जाए, और जिस तरह से वो लोकसभा में 400 पार की बात कर रहे हैं, उसी तरह से वो राज्यसभा में भी और मजबूत हो जाएंगे, और मजबूत होंगे। तो जिस तरह से इस बार की सरकार ने, इस बार जैसे प्रधानमंत्री भी या गृह मंत्री भी एक तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम लोग कुछ और ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले हैं, तो और ऐतिहासिक निर्णय अगर लेने की बात होगी तो इनके लिए राह और आसान हो जाएगी। लेकिन इसके पहले मैं एक और बात कह दूँ, सरप्राइज एलिमेंट है हम लोगों के लिए, कि जिस तरह से इस समय ऑपोजिशन साउथ और नॉर्थ का नैरेटिव बना रही है कि सदर्न इंडिया में जो है बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है और नॉर्थ इंडिया तक सीमित हो रही है बीजेपी, तो उसका एक दृश्य कह सकते हैं कि कर्नाटका में भी आज राज्यसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी के एक MLA जो है वो शिफ्ट हो गए हैं, कांग्रेस की तरफ वोट किया है। तो ये भी एक सरप्राइज डेवलपमेंट है, उस नैरेटिव को थोड़ा सा बल देता है ये। जी। लेकिन जो लड़ाई है जो सर सबकी नज़र रहती है उत्तर प्रदेश पर रहती है, उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है इंडियन अलायंस के लिए भी और सपा के लिए भी। तो 2024 में जिस तरीके से देख रहे हैं कि बसपा का साथ तो कहीं ना कहीं इनके साथ कहीं नहीं होता है, बसपा चाहे उसको हम वोट कटवा वहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी कहती आई है या कोई भी दूसरी पार्टी बोले, लेकिन फ़ायदा सीधे सीधे बीजेपी को होता हुआ सर दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो है OBC के साथ में जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि OBC लगातार राहुल गांधी जो है अपने चुनावी सभा में जो कि न्याय यात्रा चल रही है उसमें जो पब्लिक के साथ वो बात कर रहे हैं तो उसमें OBC की बात कर रहे हैं, और वो 73% अलायंस की 73% वोट बैंक की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है OBC दलित और ये सब मिला के एक तरह से वो जो है बीजेपी की तरफ जो है वो दिखाना चाह रहे हैं आईना लोगों के बीच में कि बीजेपी इतने % वोट को नेगलेक्ट कर रही है, तो उनका साथ वो चाह रहे हैं। इसी बीच में आप देखेंगे कि मुख्य आप कहूँ कि जो केंद्र क्या है इनके बीच का, समाजवादी और कांग्रेस साथ में आते हैं, तो समाजवादी पार्टी के साथ बेसिकली OBC का यादव और मुस्लिम वोट बैंक जो है उनके साथ में हमेशा रहा है। कांग्रेस के साथ में जो शिफ्ट होना शुरू हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने तेलंगाना में देखा, सदन में देखा, कर्नाटका में मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है, तो मुस्लिम वोट बैंक के शिफ्ट होने के उसके डिवीज़न को कैसे रोका जाए, ये भी एक मजबूरी थी जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ में आए। तकरीबन 30 लोकसभा की सीट्स होंगी जहाँ पर मुस्लिम वोट जो है एक तरह से डिसाइसिव होता है। दोनों आते हैं, तीन लोगों को लगता है कि वो 30 लोकसभा की सीट्स बहुत क्रूशल होंगी उत्तर प्रदेश। 80 में से जो है 30 का मतलब जो है आप समझ रहे हैं। अगर इस पे ये लोग अच्छा करते हैं तो सीधा सीधा आप अगर गणित लगा के देख रहे हैं, जो कि चुनाव में होता नहीं है, चुनाव में ऐसा होता नहीं है, उसकी अर्थमेटिक अलग होती है, लेकिन इन लोगों ने 30 सीटों को जिस तरह से बिल्कुल कहा है कि जहाँ पर माइनॉरिटी कंसोलिडेशन है उन सीटों पे हम लोग अच्छा प्रदर्शन करें। साथ ही में वो लोग जिस तरह से एक लार्जर वोटर ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितना सफल होंगे अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक दृश्य तो आज ही दिख गया कि वो लोग अपने नेताओं को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन सर इसमें भी एक बड़ा सवाल ये भी होता है, आखिर जनता पूछती है, कभी कभार बहुत लोग सवाल करते हैं कि सपा या कांग्रेस अपने
विधायकों को क्यों नहीं पकड़ पाती, मतलब क्यों बार बार ऐसा होता है कि उन्हीं के विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं? इस पर भी क्या लगता है आपको? इसलिए कि देखिए, जब तक कोई भी पार्टी लगातार सत्ता से बाहर रहती है तो एक डिसएंचेंटमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, लोगों का जो मोह भंग शुरू होता है। चुनाव के टाइम में तो लोग एक साथ आते हैं कि हम जो रूलिंग पार्टी है उसको जो है किनारे कर देंगे, उसको हरा देंगे। लेकिन सत्ता के नज़दीक होने कोई भी, क्योंकि जो इस समय लीडरशिप है वो चाहती है सत्ता के साथ रहना, उसका रसास्वादन करना, उससे लंबे समय तक दूर रहने पे उनको एडवांटेज नहीं है। और बीजेपी के साथ में इस समय एडवांटेज है कि वो लगातार सत्ता में बनी हुई है और बाहर से आने वाले लोगों को वो लोग स्वागत भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है लोगों को लगता है कि सत्ता दल के साथ में लगे रहना, जो कि एक अभी भी मजबूत पार्टी बनी हुई, ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि नेक्स्ट चुनाव में वो हार जाएंगे। तो इतनी मजबूती के साथ जो बीजेपी बनी हुई है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अपोजिशन जो है, अपोजिशन लीडर्स जो है अपने धैर्य को खोते जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ जो चाहते हैं कि सत्ता पक्ष का जो है स्वाद लिया जाए। इसलिए वो अखिलेश यादव तो लगातार एमवाई फैक्टर की बात करते हैं, मुस्लिम यादव जो लगातार उसकी बात कर रहे हैं, तो कितना काम करेगा? आपको क्या लगता है कि एमवाई फैक्टर लोकसभा चुनाव? फैक्टर जो है अब एक तरह से देखा जाए उसकी भी काट हो गई है जब से इन्होंने जो लाभार्थी वर्ग पैदा किया है। तो इसमें इन्होंने जो एडवांटेजेस दिए हैं लोगों को, जैसे जो गैस सिलेंडर मिलता है, फ्री मिलना है, उसमें उन्होंने ये थोड़ी देखा कि ये माइनॉरिटी का है, ये ओबीसी है, सबको वो लाभ मिला है। और जो राशन मिल रहा है 2 बार, उत्तर प्रदेश सरकार भी दे रही है, केंद्र से भी मिल रहा है, तो उसमें जो गरीब वर्ग है सबसे ज़्यादा लाभान्वित, यानी दलित, गांव में रहने वाला गरीब, या जो खेतीहर किसान है, जो खेतीहर जो मजदूर है मैं कहूँगा, उसके पास भी एक तरह से कम भूखों न मरने वाली स्थिति अब नहीं है कि भूखों मरेगा अगर उसके पास कुछ नहीं होगा। उस स्थिति से इस सरकार ने जो है, प्रधानमंत्री तो कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि हम फ्री राशन और बढ़ाएंगे, देते रहेंगे। हाँ, तो ये मैंने कहा ना, उसी स्थिति से इन्होंने गरीबों को उबार दिया है। तो जाहिर सी बात, गरीब को क्या चाहिए? गरीब को खाने के लिए अन्न चाहिए, उसके बाद जो है उसके घर में सिलेंडर आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो है उसको अगर घर मिल जाता है तो आप सोचते हैं कितनी बड़ी अचीवमेंट है। कोशिश सरकार कर रही है, हर गाँव में जो है वो लोग कोशिश कर रहे हैं ये सब सुविधाएं मुहैया कराने के लिए। तो यही आकर्षण है सत्ता से पाने का आकर्षण। और आप देखेंगे कि आयुष्मान योजना में इन्होंने 5 लाख तक का जो कार्ड देना शुरू किया है, उसमें ऐसा नहीं है कि सबको मिल रहा है, लेकिन कुछ न कुछ लोग लाभान्वित हो रहे हैं उससे। तो एक आकर्षण उसका भी है कि शायद नेक्स्ट टाइम जो है मुझे भी मिलेगा। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जिसने जनता को बहुत प्रभावित किया है, जिसकी वजह से लोग जो हैं, जो कॉम्बिनेशन हुआ करता था MY या जातीय गणित, ये सब बिगड़ चुकी है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री लगातार अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि हमारे लिए 4 जातियां हैं। 4 जातियों में उन्होंने कहा है युवा, महिला, किसान और गरीब। तो इसके बाद बचता क्या है? इसके बाद कुछ नहीं बचता। यहाँ जाति, गणित और वो सब जो है फेल हो जाती है। सर, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हमने अक्सर देखा है कि चाहे विधानसभा में किसकी पार्टी आए, कांग्रेस आए या बीजेपी आए, लेकिन पिछले अगर 2-3 लोकसभा की बात करें तो वहाँ पर पिछले 2 लोकसभा में बीजेपी को ही बहुमत मिला है। बीजेपी को खूब लोग वोट करते हैं और सीटें आती हैं। इस बार क्या होगा? क्योंकि स्टेट में तो अभी जैसा मैंने कहा कि बहुत कुछ चीज़ें कही नहीं जा सकती हैं, लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, ज़्यादातर राज्यों में एक इम्प्रेशन, जहां पर अगर बीजेपी को छोड़ के लोगों ने चुना है तो वहां एक इम्प्रेशन बहुत तगड़ा बना हुआ है कि हम राज्य में तो बीजेपी के खिलाफ दे देंगे, लेकिन केंद्र में मोदी जी को वोट देंगे। उत्तराखंड में भी आप देखे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मोदी जी का जो है, प्रधानमंत्री मोदी का जो कनेक्ट बना है जनता के साथ में, वो शायद ये जो विकास की योजनाएं, पिछली बार हम राजस्थान में देख रहे थे कि उन्होंने कहा कि गहलोत को हमने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे, इस प्रकार की उस चुनाव के दौरान ये ज़्यादातर राज्यों में हो रहा है। अगर साउथ के स्टेट्स को छोड़ दें हम लोग, तो उत्तर भारत के जितने राज्य हैं उसमें ज़्यादातर यही एक इम्प्रेशन, यही एक नैरेटिव चलता है कि हम केंद्र में तो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो राज्य में हम जो है जो भी सत्ता होती है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी हो अपोजिशन में, या वहाँ के रीजनल ग्रुप्स हैं, उनको वो लोग मजबूत करते हैं। लेकिन इस चुनाव में शायद ये समीकरण भी बदलेंगे ऐसा दिख रहा है फिलहाल। तो कुल मिलाकर इंतजार थोड़ी देर का हमें और करना होगा, जो ये 15 सीटें हैं इसके लिए। हाँ, आज राज्यसभा में बहुत सारी चीज़ें अब शाम तक अगर आ जाते हैं, उसके चुनाव के परिणाम आ जाते हैं, तो उसके बाद कुछ एक दिशा भी उसकी एक निर्धारित होनी शुरू हो जाएगी। कॉन्फिडेंस जो है बीजेपी का और बढ़ जाएगा, ऑपोजिशन को फिर से
चर्निंग करनी होगी कि कैसे अपने को इन आने वाले दिनों में कुछ ही दिन जो कि कैसे शेष मजबूत किया हैं जाए। कैसे और मजबूत किया जाए तो राहुल स्ट्रेटेजी। गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश से, तो कुछ फायदा तो इस चुनाव में दिखा नहीं। आपको मैं बता दूं कि इसी बीच न्याय यात्रा को छोड़कर वो कैम्ब्रिज में जो है चले गए हैं व्याख्यान देने के लिए 2 दिन के लिए। अच्छा। तो ये भी एक आश्चर्य वाली बात है। जब भी कुछ क्रूशल मोमेंट होता है उस समय राहुल गांधी जो है फिलहाल सीन्स में नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है। उनको ज़रूर रहना चाहिए कम से कम आज के दिन, जबकि उत्तर प्रदेश में क्रूशल चुनाव है राज्यसभा को लेकर, तो उनको रहना चाहिए था। जैसा कि मुझे लगता है किसी भी नेता को फोर फ्रंट पे रहना चाहिए। जिस तरह से इस बार के आपने देखा होगा बजट सेशन से भी वो नदारत रहे और क्षेत्र में रहे। हो सकता है भाई क्षेत्र में रहने का उनको फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि पिछली बार की यात्रा का उनको कर्नाटका के चुनाव में फ़ायदा मिला था। साउथ के जितने स्टेट हैं वो फायदा तो मिला। इसलिए जो जनता का मूड क्या होगा, बहुत अनप्रेडिक्टिव हैं लोग। भाई लोग पहले कार्ड नहीं खोलते हैं चुनाव के पहले, तो शायद उसका जो उन्होंने एक पल्स फील किया हो सकता है उसका प्रतिबिंब उन्हें चुनाव में उसका फ़ायदा भी दिखे, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर सर थोड़ी देर का इंतजार और है, तो दर्शकों को भी बता दें कि इंतजार आपको करीब 2 या 3 घंटे का इंतजार मान सकते हैं सर। हाँ, मतलब आज सब चुनाव, हाँ, आज इसके नतीजे आ जाएंगे क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में ये मान के चलिए कि 4 या 5 घंटे के भीतर तस्वीर साफ हो जाएगी कि इन चुनाव में 15 सीटों के लिए जो चुनाव हुए हैं उसमें किसकी जीत होने वाली है। क्योंकि बहुत सारी खबरें आप सुन रहे हैं, लेकिन जो बड़ी खबर होगी वो शाम को हम आपको बताएंगे। देखते रहिए India.com।